नेपाल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद हिमालय, शांति, है ना? लेकिन आज हम एक अलग ही नेपाल की बात करेंगे। एक ऐसा नेपाल जो उम्मीदों और मुश्किलों के एक अजीब से विरोधाभास में जी रहा है। तो चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हों। एक तरफ है नेपाल की जबरदस्त क्षमता, मतलब टूरिज्म जो पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचता है, हाइड्रो पावर की इतनी बड़ी ताकत, और सबसे बड़ी दौलत वहां के युवा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू क्या है? वो है असलियत, अस्थिरता, रुकी हुई ग्रोथ और ब्रेन ड्रेन, मतलब युवाओं का देश छोड़कर जाना। तो आज का नेपाल कहीं ना कहीं इन्हीं दो हकीकतों के बीच में फंसा हुआ है। तो इस पूरे पैराडॉक्स को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी नींव इतनी कमजोर क्यों है। फिर हम बात करेंगे उस पीढ़ी की जो अपना भविष्य विदेशों में देख रही है। इसके बाद हम जमीनी हकीकतों यानी दरारों पर नजर डालेंगे और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं इस कमजोर नींव की। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी इमारत तभी मजबूत होती है जब उसकी नींव पक्की हो, है कि नहीं? और नेपाल के मामले में लगता है कि यही नींव थोड़ी हिली हुई है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं गवर्नेंस की, मतलब शासन की। सोचिए, एक नाव है और उसका कप्तान हर थोड़े दिन में बदल दिया जाता है। नाव कहाँ जाएगी? नेपाल की राजनीति का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सरकारें लगातार बदलती हैं, गठबंधन बनते बिगड़ते रहते हैं, और इसका सीधा असर क्या होता है? बड़े बड़े फैसले लटके रहते हैं, डेवलपमेंट का काम धीमा पड़ जाता है, और आम लोगों का सिस्टम पर से भरोसा वो उठने लगता है। और यही वजह है कि पॉलिसीज तो बनती हैं पर जमीन पर ठीक से उतर नहीं पाती। अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। इसे कहते हैं ट्रेड इम्बैलेंस, यानी व्यापार असंतुलन। बहुत आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि नेपाल बाहर से सामान खरीदता ज्यादा है और बेचता बहुत कम है। मतलब इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स बहुत कम। और ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि देश के अंदर इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग की हालत कुछ ठीक नहीं है। और ये तो बस एक प्रॉब्लम है, इकोनॉमी पर दबाव और भी कई हैं। जैसे देश की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेमिटेंस पर निर्भर करता है, मतलब वो पैसा जो विदेश में काम करने वाले नेपाली लोग घर भेजते हैं। देश के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ नहीं रही हैं, महंगाई लगातार बढ़ रही है, और सबसे बड़ी बात, युवाओं के लिए जॉब्स ही नहीं हैं। तो ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देता है जिसमें मौके बहुत कम रह जाते हैं। अच्छा, जब सिस्टम पहले से ही इतना डामाडोल हो तो करप्शन यानी भ्रष्टाचार उसे दीमक की तरह खाने लगता है। पब्लिक फंड का मिसयूज होता है, सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, और कानून का डर भी कम हो जाता है। और इसका असर सिर्फ डेवलपमेंट पर नहीं पड़ता, इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है लोगों के भरोसे पर, जो अपने ही सिस्टम से उठ जाता है। तो ये जो कमजोर नींव है, इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? जाहिर है, देश के भविष्य पर, यानी उसके युवाओं पर। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, एक ऐसी पीढ़ी की कहानी जो मौके की तलाश में अपने ही घर से दूर देख रही है। तो सवाल उठता है, आखिर नेपाल के नौजवान हैं कहाँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब नेपाल के पूरे भविष्य की कहानी कहता है। और इसका जवाब हमें हर रोज एयरपोर्ट्स पर मिलता है, खाड़ी देशों मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हुए। क्यों? क्योंकि उन्हें बेहतर जिंदगी चाहिए, बेहतर नौकरी चाहिए। लेकिन इस ब्रेन ड्रेन की कीमत भी देश को चुकानी पड़ती है। एक तो देश अपना टैलेंट खो रहा है, परिवार अलग हो रहे हैं, और पूरी की पूरी इकोनॉमी वो रेमिटेंस पर और भी ज्यादा निर्भर होती जा रही है। पर सवाल ये है कि ऐसा हो ही क्यों रहा है? इसकी एक बड़ी वजह हमारे एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं। सिलेबस अक्सर पुराना है, फोकस सिर्फ थ्योरी पर है, प्रैक्टिकल स्किल सिखाने पर जोर ही नहीं है। तो जाहिर है, स्टूडेंट्स को जब मौका मिलता है तो वो बेहतर पढ़ाई के लिए विदेश जाना ही पसंद करते हैं। तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये कि हमारे पास एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार हो रही है जिसकी स्किल्स मार्केट की जॉब्स से मैच ही नहीं करती, और इसी वजह से बेरोजगारी की समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। हमने गवर्नेंस और इकोनॉमी की बात तो कर ली, लेकिन कुछ दरारें जमीन पर भी दिखती हैं, हमारे पर्यावरण में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में और हमारे समाज में। ये वो चुनौतियां हैं जो बाकी मुश्किलों को और भी बड़ा बना देती हैं। जैसे ये देखिए, क्लाइमेट चेंज का असर, ये कोई दूर की बात नहीं है, ये एक चेन रिएक्शन है जो अभी हो रहा है। हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है, और इसका सीधा असर नेपाल की रीढ़ की हड्डी यानी खेती और टूरिज्म पर पड़ रहा है। तो ये तो हुई कुदरत की चुनौती।
लेकिन इंसानों की बनाई मुश्किलें भी कुछ कम नहीं हैं। बात अगर बुनियादी सुविधाओं की करें तो वहां भी काफी कमियां हैं। सड़कों की हालत खराब है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत धीमा चलता है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादातर शहरों तक ही हैं, और इंटरनेट, जो आज एक बेसिक जरूरत है, वो भी गांवों तक ठीक से नहीं पहुंच पाया है। और इन सब के ऊपर है कुछ सामाजिक मुद्दे जिनसे आज भी हम लड़ रहे हैं, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो या जाति के आधार पर भेदभाव। हालांकि ये मानना पड़ेगा कि हालात पहले से सुधरे हैं, लेकिन ये मुद्दे आज भी कई कम्युनिटीज के लिए एक कड़वी सच्चाई हैं और देश की तरक्की में एक बाधा भी। तो इतनी सारी मुश्किलों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या कोई रास्ता है? क्या इस विरोधाभास को सुलझाया जा सकता है? और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, भविष्य की राह गढ़ना। तो आगे का रास्ता क्या है? देखिए, 4 चीजें सबसे अहम हैं। पहला, एक स्थिर सरकार जो जवाबदेह हो। दूसरा, देश के अंदर ही युवाओं के लिए नौकरियां बनाना। तीसरा, एजुकेशन सिस्टम को आज के ज़माने के हिसाब से बदलना। और चौथा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ऐसा विकास जो हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। अगर इन 4 स्तंभों पर काम किया जाए तो नेपाल की जो क्षमता है उसे हकीकत में बदला जा सकता है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या नेपाल अपनी इस जबरदस्त क्षमता के दम पर इन गहरे विरोधाभासों को पार कर पाएगा? क्या उम्मीद हकीकत पर जीत हासिल कर पाएगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, और वो फैसले देंगे जो आज लिए जा रहे हैं।